नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथनों की चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों का अध्ययन कर इसे समझने का प्रयास करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथन भाग 1। पहला कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से हुआ है। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल जी को इतिहास ग्रंथ लेखन में केदारनाथ पाठक से बहुत सहयोग मिला है। अगला है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ है। नेक्स्ट है, इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर है। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। यह महादेवी वर्मा के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। छायावाद का केवल पहला अर्थार्थ मूल अर्थ लिख कर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली सुश्री महादेवी वर्मा ही हैं। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहे तो यह कहे कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रचार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यूँ कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति समीम पर से कूदकर असीम पर जा रही। जयशंकर प्रसाद के बारे में लिखा गया है। अगला है, शुक्ल जी ने जयशंकर प्रसाद की कृति आंसू को श्रृंगारी विप्रलभ कहा है। नेक्स्ट है, प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर। प्रसाद के नाटकों में स्कंद गुप्त श्रेष्ठ है और प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन। यहाँ प्रेमी कहा गया है हरिकृष्ण प्रेमी को। नेक्स्ट है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान भाषा की ओर अधिक था। नेक्स्ट है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। अगला है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। अगला है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद से भिन्न हो गए। अगला है, काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। अगला है, वैर क्रोध का आचार है या मुरब्बा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जितनी भी छोटी छोटी पंक्तियां हैं वे ज़्यादातर परीक्षाओं में आ चुकी हैं और महत्वपूर्ण हैं, अतः इसका ध्यान रखना अनिवार्य है। काव्य अनुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं, बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। अगला है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है, ये भी महत्वपूर्ण है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। अगला है, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। नेक्स्ट है, करुणा सेंत का सौदा नहीं है। सेंत का यहाँ मतलब है मुफ्त में या बिना दाम चुकाए। अगला है, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। अगला है, विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। नेक्स्ट है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर पड़ा, गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत चलता मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। अगला है, सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसीलिए शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। नेक्स्ट है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न ही जायसी का ब्रज भाषा पर। नेक्स्ट है, धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों में सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा से रहता है, किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग रहता है। अगली पंक्ति है,
इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी, चिंतामणि के विषय में कहा जा रहा है। अगला है, भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी, बेनी के बारे में यह कहा गया है। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। महाराज जसवंत सिंह के ग्रंथ भाषा भूषण के बारे में कहा जा रहा है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। अगला है, जिस कवि में कल्पना की संहार शक्ति के जिस कवि में कल्पना की संहार शक्ति के साथ भाषा की संहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह बिहारी के सत्सई के बारे में लिखा गया है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला है, कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। अगला है, भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक, चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी, मंडन मिश्र के बारे में कहा गया है। अगली पंक्ति है, इनका सच्चा कवि हृदय था, मतीराम के बारे में है। अगला है, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। अगली पंक्ति है, उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती गई। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। अगली है, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। नेक्स्ट है, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। अगला है, वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। नेक्स्ट है, छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। देव के बारे में, ये यानी देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और कई बार परीक्षाओं में आ चुकी है। अगला है, कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। श्रीपति के बारे में, श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। भिखारी दास के बारे में अगला पंक्ति है, इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। अगला, ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। नेक्स्ट है, रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नव रस और षट ऋतु सुझाई पड़ी है। षट ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है, पर वही श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का। ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था और उन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया। अगली पंक्ति है, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। नाथपंथियों के जोगियों की भाषा साधुकरी भाषा थी। अगला है, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। सिद्ध में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं। सरह यानी सरहपा। अगली पंक्ति है, कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार साखी और बाणी
शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और साधुकरी भाषा भी। वीरगति के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसलदेव रासों मिलती है। बीसलदेव रासों में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। बीसलदेव रासों में आए 1272 का स्पष्ट अर्थ 1212 विक्रमी संवत है और ईस्वी में 1155। बीसलदेव रासों के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है, यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णात्मक है। बीसलदेव रासों के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं, राजस्थानी है। अगला है, आचार्य शुक्ल जी ने इसकी नायिका के संबंध में कहा है कि समूचे मध्यकालीन साहित्य में जबान की इतनी तेज व मन की खड़ी अन्य नायिका दुर्लभ है। अगला है, शुक्ल ने इसकी भाषा साहित्यिक हिंदी नहीं मानकर राजस्थानी प्लस ब्रज प्लस मध्यदेशीय मिश्रित मानी है। अगला है, अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। अगला है, चंद्रप्रदायी के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है, ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। अगला है, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। अगला है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। नेक्स्ट, मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराज हमीर की समय तक ही समझना चाहिए। अगला है, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों की कट्टरता को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। कुतुबन कृत मृगावती के बारे में कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे शेख मोहिदी। नेक्स्ट, प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। शेख नबी के बारे में सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जाती है। नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा है कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। आचार्य शुक्ल ने सूरदास के बारे में इशारा किया है। नेक्स्ट है, जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। नेक्स्ट है, ये बड़ी भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठलनाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे रसखान। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को भक्ति काल में सम्मिलित किया है। रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार कहा है। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। अगला है, हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि यानी तुलसीदास ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। अगला है, अब तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा योग वाशिष्ठ ही सबसे पुराना है, जिसमें गद्य अपने
परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। भाषा योग वासिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। जिस प्रकार वे अपनी अरबी फारसी मिली हिंदी को ही उर्दू कहते थे, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को भाखा। आरंभिक काल के चारों लेखकों में इंशा की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती है। अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के भाड़ घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। इंशाअल्लाह खां के बारे में अगला है, असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे उसे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए। प्रेम घन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। यह पुरानी परंपरा से मतलब भाषा से है। अगला है, अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु निकला था। हरिश्चंद्र की भाषा को हरिश्चंद्री हिंदी कहा है शुक्ल जी ने। वे सिद्ध वाणी के अत्यंत सरल हृदय कवि थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, दूसरी ओर बंग देश के माइकेल एवं हेमचंद्र की श्रेणी में। अगला है, श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहल विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला। अगली है, आलस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा गया वैसा और किसी वर्ग के हिंदी लेखकों में नहीं। नेक्स्ट है, पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की साधारण में धूम हुई, काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री थे। अगला है, ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं, इससे ये साहित्य कोटि में नहीं आते हैं। उन्होंने साहित्यिक हिंदी ना लिखकर हिंदुस्तानी लिखी, जो केवल इसी प्रकार की हल्की रचनाओं में काम दे सकती है। उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरीलाल गोस्वामी हैं, जिनकी रचनाएं साहित्य कोटि में आती है। साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है, तो हिंदी की यदि पहली मौलिक कहानी ठहरती है। हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय, फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। आचार्य शुक्ल ने उसने कहा था, कहानी को अद्वितीय कहानी माना है। नेक्स्ट है, इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। अगला है, यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थ गंभीरता, वक्रता गुलेरी जी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों को बातों का संग्रह कहा है। अगला है, द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अकल के पाठकों के लिए लिख रहे हैं। नेक्स्ट है, पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गूथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। नेक्स्ट है, उन्हें यानी पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के बारे में
अधिकांश लेख भाषण मात्र है, उनके अधिकांश लेख भाषण मात्र है, अस्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं। इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। नेक्स्ट है, यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षा का अस्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खड़ी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। उसके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी, उन्होंने अपना सुधार किया। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह कहा है। केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रानंदन पंत पुस्तक ही ठिकाने की मिली। अगला है, काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णात्मक है। यहाँ हरिवंश के बारे में कहा जा रहा है। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झुमाने वाले कवि नहीं हैं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। नेक्स्ट, उनका जीवन क्या था? जीवन की विषमता का एक छटा हुआ दृष्टांत था। यहाँ पंडित सत्यनारायण कविरत्न के बारे में आचार्य जी कहते हैं। अगला है, उसका प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। अर्थभूमि या वस्तुभूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया। नेक्स्ट है, हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को विशेषतः मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। नेक्स्ट है, असीम और अज्ञात प्रियतम के प्रति अत्यंत चित्रमय भाषा में अनेक प्रकार के प्रेमोद्गारों तक ही काव्य की गतिविधि प्रायः बंध गई। छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही न रहकर काव्य शैली के संबंध में भी प्रतीकवाद के अर्थ में होने लगा। छायावाद को चित्रभाषा का अभिव्यंजन पद्धति कहा है। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कभी उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष की व्यापक अर्थ में है। नेक्स्ट है, छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। अगला है, छायावाद को केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लिखकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली सुश्री महादेवी वर्मा ही हैं। पंत, प्रसाद, निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक पद्धति या चित्र भाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए। अनुयोक्ति पद्धति का अवलंबन भी छायावाद का एक विशेष लक्षण हुआ। छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है। छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेम गीतात्मक है। नेक्स्ट है, शुक्ल जी जयशंकर प्रसाद की कृति आंसू को श्रृंगारी विप्रलभ कहा है। यद्यपि यह छोटा है, पर इसकी रचना बहुत सरस और हृदय ग्राहिणी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। अगला है, ये हमने तीन कथन है जो इस बार 2024 के जून एग्ज़ाम में आए थे, उसको हमने यहाँ ऐड कर दिया है। छायावाद से संबंधित है।
छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही कथन थे, इसलिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला, वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा। नेक्स्ट है, छायावाद के प्रत्येक नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती रही। यहाँ पे कथन का पहला भाग समाप्त होता है। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ताकि अन्य विद्यार्थी जो ज़रूरतमंद है उनको लाभ हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।